हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में 2026 बोर्ड में यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं और 18 फरवरी को आप लोगों का है हिंदी का पेपर। ठीक है, 18 फरवरी को आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हो। बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद आप हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। पूरी हिंदी का ये आज का बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट भैया बोर्ड परीक्षा 2026 में क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये है भैया पूरी किताब में, ठीक है, आपकी पूरी किताब में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध सबका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पूरी किताब के बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका 20 में 20 नंबर भैया पक्का हो जाए। बिल्कुल 20 में 20 नंबर पक्का हो जाए। निबंध बताऊंगा, पत्र लेखन बताऊंगा, आपका 7 नंबर का निबंध, 4 नंबर, ये 11 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा। मतलब एक ही वीडियो में पूरी हिंदी खत्म करा देंगे। ठीक है, गद्यांश पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट जो है 6+6 यानी कि 12 नंबर पक्का हो जाएगा। जीवन परिचय यानी कि 10 नंबर पक्का हो गया। इस वीडियो में आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, आपका हिंदी में कुछ नहीं बचेगा। और वही बताएंगे जो 18 फरवरी पेपर में भैया छपेगा, एकदम 1,00,000% यही छपेगा जो इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये बहुत वायरल क्लास है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको तैयार करके ही 18 फरवरी को पेपर देने जाना है। 18 फरवरी से पहले आप ये वीडियो पूरा देख लेना और पीडीएफ भी दे देंगे आप लोगों को, पीडीएफ भी दे देंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोगों को भैया 100 में 100 नंबर फोड़ना है। 100 में 100 नंबर बिल्कुल फोड़ के आना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न से, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो भैया 18 फरवरी हिंदी पेपर में 100% आएगा। 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा 20 में 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्टिव है जो हर साल पेपर में आता है। ऐसा कोई साल नहीं कि ये ना आया हो, तो हर साल आता है और 2026 में पूरा पेपर यहीं से छपेगा। ठीक है, जो जो बताएंगे सारा बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाएंगे, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध पत्र। आज ही आपका पूरा हिंदी भैया खत्म हो जाएगा और आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स लाओगे। तो भैया बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज ही करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, हर बार आता है, हर साल आता है, हर मॉडल पेपर सेट में आता है, हर वायरल पेपर में आता है। तो तैयार कर लेना कि शुक्ल युग की कालावधि है, जो शुक्ल युग है वो कब से कब तक माना जाता है। कहने का मतलब है जैसे किसी का जन्म हुआ और मृत्यु के बीच का समय, उसे हम लोग कलावधि कहते हैं। ठीक है, कलावधि। जैसे किसी का जन्म हो 1950 में और मृत्यु हो गया 2015 में, तो इनके बीच का जो समय है उसे कलावधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अगर शुक्ल युग को देखा जाए तो भैया 1850 से 1900 तक नहीं था, वो था 1900 से 1920 तक भी नहीं था, वो था 1919 से 1938 तक, केवल 19 साल था। ठीक, 19 साल। ठीक है, एंड ये भी नहीं है, तो इसमें हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, गा वाला ऑप्शन। अब ओएमआर सीट में क्या रहेगा, मान लो आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ओएमआर सीट। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ओएमआर सीट में जैसे पहले का 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब इसमें हमारा कौन सा सही है, का खा गा ए बी सी डी लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही है, गा वाला। तो आप भैया ब्लैक पेन उठाओ और इसको गा वाले को पूरी तरह से काला कर दो, बस यही है ओएमआर सीट पूरा, बस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लेखक हैं। इसमें से चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं, पानी के प्रचीर का, या आपका बंटी का, या फिर बूंद और समुद्र के, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। बहुत बार आया हुआ रचना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा घा वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार करना है जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर आप लोग सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोग पीडीएफ भी दे देंगे, टेंशन मत लेना। तीसरा है बादल की मृत्यु किसकी रचना है, बहुत वायरल है, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं भैया। बादल की मृत्यु
बादल की मृत्यु ये किसकी रचना है, बहुत ज्यादा वायरल है, उपेंद्र नाथ आशक का, या फिर हमारा राम कुमार वर्मा का, या जयशंकर प्रसाद का, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र का? जल्दी बताओ, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी का। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु 18 फरवरी के लिए। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्न ये सारा 100% कंप्लीट कर लेना। अगला है ये बहुत वायरल, कलम का सिपाही किसकी रचना है, बहुत बार आया हुआ है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो देखो कलम क्या है हमारे लिए, कलम क्या है, कलम क्या एक अमृत है, तो अमृत रूपी है। स्टूडेंट के लिए कलम एक अमृत है, जैसे हमारे लिए कलम जो है ना, इस कलम ने लाइफ बदल दिया, तो वैसे ही ये कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, गुलाब राय नहीं, वैद्यनाथ मिश्र नहीं, मुंशी प्रेमचंद नहीं। तो चौथे का वाला ऑप्शन सही है। 4 में 4 नंबर आपका पक्का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है भैया 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल वायरल है 18 फरवरी के लिए, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए भैया मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहां से लिए हैं जो हर साल आता है, बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, वायरल पेपर, क्वेश्चन बैंक, 3 से 4 बुक, तो ऐसे मैंने बहुत वायरल क्वेश्चंस लिए हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किससे माना जाता है? देखो प्रथम मौलिक उपन्यास चित्रलेखा है, नहीं। हृदय की परख है, नहीं। अंतिम आकांक्षा, नहीं। परीक्षा गुरु है, गुरु का स्थान कहां होता है? प्रथम होता है। तो प्रथम क्या होता है? गुरु का स्थान, इसलिए हमारा परीक्षा गुरु हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस को अगर आप ट्रिक से याद करोगे ना तो जिंदगी भर याद रहेगा। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि प्रथम कौन होता है? गुरु होता है, गुरु का स्थान तो प्रथम यानी कि परीक्षा गुरु। ठीक है, तो ये हमारा बहुत वायरल है। अगला क्वेश्चन, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो भैया रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त या फिर हमारा आधुनिक काल? जल्दी बताओ, बहुत वायरल है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो घनानंद जी हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस बिल्कुल याद कर लेना है, 18 फरवरी को पेपर में जाके छाप देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं। देखो अगर 2 प्रमुख विशेषता आएगा, ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में रहेंगे जैसे का या खा दोनों, तो यहां आपका का और खा जो है ये दोनों हमारा है विशेषता, यानी कि घोर वैश्विकता भी है और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है। तो ये दोनों आपके मतलब ये ऑप्शंस दोनों सही हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो गा वाला लिखा रहेगा ऑप्शन का और खा दोनों। ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, पेपर में आएगा तो लिखा रहेगा का और खा दोनों ऑप्शंस। ठीक है, तो उस पर टिक लगाना। और ये नहीं है और नारी के परिवर्तित दृष्टिकोण भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा का और खा जो है 2 विशेषता है भैया प्रयोगवाद का। अगला तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? बहुत वायरल क्वेश्चन, और एक बहुत वायरल क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को कमेंट में बताना है कि दूसरा जो सप्तक है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? हर स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। देखो पढ़ाई के साथ साथ आपको कमेंट भी करते चलना है ताकि आपका टेस्ट होता रहे। देखो अब आपको मेहनत करना है, पेपर बिल्कुल नजदीक है। तो 1951 में नहीं, 1943 में नहीं, 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था, 1979 में भी नहीं। ठीक है, अब आप एक बात याद रखना कि द्वितीयक जो होगा 1959 से पहले होगा, क्योंकि ये तो तृतीयक है ना, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, तो ये हमारा खावाला सही है। अगला आ जाओ, अगला छायावाद युग की प्रमुख विशेषता कौन सी है? 1 नंबर का बहुत वायरल क्वेश्चन है, कुंठा और निराशा का स्वर नहीं, श्रृंगार और प्रेम की वेदना। बिल्कुल सही है, श्रृंगार और प्रेम की वेदना, और नारी के परिवर्तित दृष्टिकोण भी नहीं है, रीति ग्रंथों का निर्माण भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है वो श्रृंगार और प्रेम की वेदना यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ 10 नंबर, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? जो तार सप्तक के कवि हैं उनको अज्ञेय ने क्या कहा था बताओ? राहों के अन्वेषी या नई धारा का साथी नहीं कहा था, पथ के साथी भी नहीं कहा था, साहित्य से राहों के अन्वेषी कहा था। क्या कहा था? राहों के अन्वेषी। यहां तक आपको 10 में 10 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो बिल्कुल सही करके आना। ठीक है, आप लोग कम से कम 2 घंटा हिंदी को दो और ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रैक्टिस करो। ठीक है, टाइम बहुत कम है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी को भी आपको टाइम देना है, वरना लास्ट में हिंदी आपको भैया बोर लगने लगेगा। ठीक है, अभी से आप पढ़ो, खत्म करो आधा जो फिक्स है। नाना वाहन, देखो ये व्याकरण से स्टार्ट हो गया, जो हमारे व्याकरण के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही बताएंगे। ठीक है, अब इसको आप पढ़ो और देखो कौन सा रस है। नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज निज देखा, कहूं मुखहीन विपुल मुख काहू विन पद कर कहूं बहु
हूं, ठीक है। इसमें आपको रस बताना है, बताओ रस। याद रखना आपके सिलेबस में 2 ही रस है, तो इन दोनों को कट कर दो, और इसमें आपका हास्य और करुण 2 ही है। तो अगर करुण रस का अस्थाई भाव पूछेगा तो आप लोग याद रखना कि शोक होता है, अस्थाई भाव, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है। और अगर हास्य रस का पूछेगा, हास्य रस, हास्य का, तो याद रखना कि हास होता है। ये 2 चीज सबसे पहले याद कर लो, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं, देखो अगर आप कोई भी उदाहरण पढ़ लो, अगर रोना आए, ठीक है, रोने का मतलब रोना आए, दुख प्रकट हो, ठीक है, दुख हो, तो वो याद रखना कि हमारा कौन सा करुण रस होगा। हास्य रस में क्या आता है, हंसना आता है। आप अर्थ निकालोगे या वैसे भी आप पढ़ोगे, आपको हंसना आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना। तो अगर हम यहां देखें तो ये एक हास्य रस है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका अगर पढ़ोगे तो हंसना आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा रस है, हास्य रस है, बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 3 अलंकार है। एक तो आपका उपमा अलंकार, ठीक है, एक होता है रूपक अलंकार, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो सबसे बड़ी चीज ये है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार, सबसे बड़ी चीज ये है, अगर भैया 2 चीज में कंपेयर किया जाए तो ये रूपक अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कोई कंपेयर नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर उत्प्रेक्षा आएगा तो इसमें उत्प्रेक्षावाचक शब्द होते हैं, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। तो ये 2 चीज तो आप ट्रिक से पहचान जाओगे। जैसे होता है सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमर सैल पर आपत्ति प्रभात, तो इसमें मनो शब्द आ गया, इसमें हमारा उत्प्रेक्षा होगा। लेकिन इसमें पीपर पात सरिस मंडोला, तो ये उपमा होगा। क्या होगा, अगर ये 2 नहीं है तो इसके अलावा उपमा ही होगा। तो ये हमारा ना तो रूपक है ना उत्प्रेक्षा, ये हमारा उपमा अलंकार है। अनुप्रास भी नहीं है, ठीक है, अनुप्रास नहीं है। ये 3 ही आपके सिलेबस में है, इसमें से हमारा उपमा हो जाएगा। अगला, जो सुमिरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर वदन, और करहूं अनग्रह सुई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो 2 ही छंद है आपके इसमें, दोहा कुंडलियां हटा दो, केवल 2 ही छंद है, एक है सोरठा, एक है रोला। तो आपको इसमें बताना है हमारा कौन सा छंद है। तो इसमें हमारा सोरठा है, रोला नहीं है, ठीक है, ये हमारा सोरठा छंद है। तो ये हमारे 13 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। देखो अब आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी में एकदम 1000% आए, ठीक है। अब आपको वही पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में हमें बिल्कुल तोड़ के आना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि हर साल पेपर में आता ही आता है, हर साल आता ही आता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुमन जल्दी नहीं उठती, तो प्रस्तुत वाक्यांश को भाववाच्य में बदलिए, भाववाच्य में। तो सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, तो ये भाव नहीं बैठ रहा है। सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, ये बिल्कुल नहीं बैठ रहा। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, नहीं, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। बिल्कुल सही, हमारा घा वाला ऑप्शन सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 14 का घा वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला हमारा सही है। आगे आ जाओ। देखो कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है। देखो अगर कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। अगर कृतवाच्य है तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता का मतलब जो सब्जेक्ट होता है, तो क्रिया के नहीं, कर्म का नहीं, कर्ता का प्रधानता होगा। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। कितना आसान है भाई, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, ठीक है। तो ये 15 में 15 ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल फिक्स हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वो ऑब्जेक्टिव हैं जो बिल्कुल 100% फिक्स हैं, ठीक है। ये 15 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, पीडीएफ अभी दे देंगे। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये सारे भैया 18 फरवरी के लिए बिल्कुल 100% स्पेशल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लिखा हुआ है पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर गए। अब इसमें आपको बताना है ये किस प्रकार का है। सकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल नहीं, ठीक है। द्विकर्मक है नहीं, द्विकर्मक नहीं है। ये एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, और एक वचन पुल्लिंग भूतकाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है, कुछ अलग टाइप का है, इसलिए भैया ये सही है। और कुछ आप लोगों के जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में कथन और कारण वाले, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि कथन और कारण वाले एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो उसमें आप कुछ नहीं करना, देखो इस पर अपना टाइम ज्यादा मत लगाओ, ठीक है। उसको आप ट्रिक से कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगे, पढ़ने पर लगे कथन कारण दोनों सही है, ठीक है, लगे, अगर लगे तो ए वाला लगा देना।
अगर ना लगे तो सी वाला लगा देना, बस यही दो ऑप्शंस लगाना भैया ट्रिक से बस। अगर लगे तो सही है तो ए वाला लगा देना, ठीक है, अगर ना लगे तो सी वाला लगा देना, बस यही दो ऑप्शंस आप कर देना भाई, बिल्कुल सही होगा, टेंशन मत लेना। कथन और कारण वाले से 1 नंबर का है, सही जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। इतना आप पढ़ते हो कि आपको लगेगा सही है गलत है ये पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपका अगला है अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में देखो आ आधा धा है इसलिए अभी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, इसमें अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा वायरल है, ये थोड़ा अलग है इसलिए ये हर साल आता है, हर साल। तो आप रट लो ना, मैं बार बार कह रहा हूं जो थोड़ा अलग हो उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। एग्जामिनर बहुत होशियार होते हैं। अगला 18 नंबर, त्रिवेणी में कौन सा समास है? भैया ये तो सभी को पता है, त्रिवेणी मतलब आगे 3 आ गया, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी में आगे क्या आ गया? पंच आ गया। तो अगर गिनती आए तो वो हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। ये दोनों तो हटा दो, दो ही सिलेबस में, एक द्वंद्व एक द्विगु। और द्वंद्व अगर देखा जाए द्वंद्व में तो ऐसे होता है, माता और हाइफन पिता। तो अगर ऐसा हो भाई बहन, तो वो याद रखना कि ये कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है, वो द्वंद्व समास होता है। और अगर ऐसा हो तो द्विगु समास, ठीक है। अगला 19 नंबर, सततल उत्पल वरीज में कौन सा पर्यायवाची है? सततल उत्पल वरीज, कपड़ा नहीं, कमल का पर्यायवाची है। सततल उत्पल वरीज ये सारे किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं, कमल का पर्यायवाची है। ये 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट ऑब्जेक्टिव है। 20 नंबर, तोम शब्द में विभक्ति और वचन है 1 नंबर का। तोम शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति एकवचन, या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन, या तृतीय विभक्ति एकवचन। तो इसमें हमारा कौन सा विभक्ति और वचन है? तो इसमें हमारा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, बिल्कुल वायरल है, ठीक है। ये 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। ये 20 में 20 नंबर आपका पक्का करा देगा, बिल्कुल पक्का है। 18 फरवरी के लिए बिल्कुल पक्का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 100%। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोग तैयार कर लेना, लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और बहुत ज्यादा वायरल ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप तैयार कर लेना। अब हम लोग देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, जो आपके 100% आएगा, विथ ट्रिक भी देखेंगे भैया, ट्रिक भी देखेंगे गद्यांश पद्यांश का, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश पढ़ा दीजिए, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश जो होता है वो आपका 6 और +6 = 12 मार्क्स का आता है। मतलब आपका 12 नंबर इस वीडियो में मैं आप लोगों का पक्का करा दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो आपके बुक में से कोई सा भी गद्यांश पद्यांश आ जाए आप लोग 2 मिनट में कर दोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप लोगों को मान लो कोई दूसरा आ जाए तो बिना पढ़े आप ट्रिक से भी कर लोगे, मतलब बिना पढ़े आप ट्रिक से हर एक गद्यांश पद्यांश सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को हर चैप्टर के ट्रिक बताऊंगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, हर एक चैप्टर का ट्रिक मिल जाएगा। साथ में गद्यांश पद्यांश मान लो आपको नहीं आता तो वो भी आप करके आओगे। और ये वाला जो मैं आपको गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं ना, वो 18 फरवरी को एकदम 100% आएगा, जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपने ये गद्यांश पद्यांश तैयार कर लिया तो आपका 12 नंबर बिल्कुल पक्का है 18 फरवरी पेपर के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो हर एक चैप्टर, जैसे आपका मित्रता है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मित्र शब्द मिल जाएगा, संगत मिल जाएगा, विश्वास पात्र मित्र मिल जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, तो वो सब मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जैसे ममता में आपको बहुत सारी ट्रिक मिल जाएगा, ममता मिल जाएगा, चूड़ामणि मिल जाएगा, ऐसे आपके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को वही गद्यांश बताऊंगा जो आपका 1000% आपके बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी में आने वाला है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और सबसे पहले आप लोग गद्यांश को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करोगे,
करोगे कि आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, वो भी रेखांकित अंश को और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। रेखांकित अंश को कम से कम 2 बार पढ़ना है, फिर आपके माइंड में लगभग 50% आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। सबसे पहले बच्चों की गलती ये होता है कि पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। जब आप गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसको 2 बार ध्यान से पढ़ लो ना, मैं गारंटी लेता हूं कि 50% आपको उसका उत्तर पता चल जाएगा। ये आप लोग भैया देख लेना, ठीक है, आप पढ़ के देख लो। देखो यहां लिखा हुआ, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, बस इतना ही अंडरलाइन है, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा कि भगवान शब्द आया और विपद आया, ठीक है। तो विपद का मतलब कोई भी कठिन कार्य हो, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। और देखो यहां से देखो, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसको कांप कर लेना, कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये पहले आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल 1000% इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आपने 2 बार पढ़ा तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा गद्यांश है। अब इस देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गद्यांश में 3 क्वेश्चन होता है, सभी को पता होगा। देखो इसमें सबसे पहला होता है, कोई सा भी गद्यांश आ जाए सबसे पहले यही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ यानी कि संदर्भ लिखिए, पाठ का नाम, लेखक का नाम, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पाठ और लेखक का नाम पता चल जाएगा, मैं को ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक से बताऊंगा, हर एक चैप्टर का पता चल जाएगा, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, मान लो आपको रेखांकित अंश ना आता हो तो ये रेखांकित अंश इतना है ना, इतने में आपको क्या करना है, पहले आगे से हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आ जाओ, इसी पूरे गद्यांश में से आप बना बना के कम से कम 5 से 6 लाइन लिख देना, आपको रेखांकित अंश का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी है, ठीक है। और तीसरा है, अपने पिता का कौन सा कृत्य यानी कि कार्य परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि आपको जो नीचे वाला का आंसर आपको गद्यांश के सबसे नीचे ही मिलेगा। क्या है, देखो, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मतलब जो उनके पिताजी काम कर रहे थे, इतने सारी चीजें इकट्ठा कर रहे थे, वही इनको इनके विरुद्ध लगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, आपको भैया सबसे पहले मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दिखा देता हूं, देख लो, ऐसे ही रहेगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी। देखो यहां आपका खंड बा है, ये देखो संदर्भ लिखा गया है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां आप लोग देख लो, ठीक है। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा बोर्ड एग्जाम का और इसमें चेक भी हुआ है, 6 नंबर मिला है, ठीक है, टॉपर की कॉपी है। मैं आपको टॉपर की कॉपी जल्दी लाऊंगा, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग भी 95% लाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को भैया टॉपर बनाना चाहता हूं, 95% लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भैया क्या करो ना कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा पढ़ो। गद्यांश में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ में क्या होता है भाई, संदर्भ में कुछ नहीं होता, पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। और ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए, ये छपा है पेपर में, छपा है और छपेगा, तो तैयार कर लेना। संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, अब इसको हाईलाइट कर लेना भैया, ब्लैक पेन से लिखना कि गद्य खंड में संकलित ममता, ये पाठ का नाम है, तो इसको देखो अलग कलर से लिखना है। मान लो आप सारा ब्लू से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक कलर से हाईलाइट करना है, ठीक है, नीचे अंडरलाइन कर लेना है। नामक कहानी से उद्धृत है, इनके लेखक जो है छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसको भी आपको अलग कलर से लिखना है, अलग टाइप से, ठीक है। अब ये वाला संदर्भ जो है आप सेम ही हर चैप्टर में, हर चैप्टर के गद्यांश में लिख सकते हो, हर गद्यांश में मेरे प्यारे लाडलों, हर गद्यांश में। केवल करना क्या है, यहां आपका जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम चेंज कर लेना है बस, और आपको सेम ही करना है। जैसे अगर हम लोग देखें तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता की जगह अगर मित्रता कर दें तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक बस आपको उनका नाम लिख देना है, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, बस, ठीक है। ये आपका जैसे
छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये प्रवर्तक हैं, ठीक है। अब आपको केवल इसके जो लेखक हैं बस उनका नाम लिख दो, बस सिंपल सा है भाई, हर चैप्टर में आप यही लिख सकते हो, ठीक है। बस ये चीज याद रखना। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा है, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या अगर मान लो आपको नहीं आता तो आपको उसी गद्यांश में से, जो आपका गद्यांश दिया रहेगा उसमें से कम 5 लाइन काट के अपनी तरफ से अपनी भाषा में, अपनी देहाती भाषा में लिख देना बच्चा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। 2 नंबर आपको इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका। लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहना है या कहते हैं कि जब ममता ने सोने से आभूषण का भरा हुआ थाल देखा, मतलब उनके पिताजी सोने से भरा हुआ आभूषण का थाल वो इकट्ठा कर रहे थे ताकि बाद में ये काम आए। तब जब ममता ने देखा, ममता क्या थी, मतलब उनकी पुत्री थी और वो विधवा थी, तो वो ये चीज नहीं पसंद था। जब थाल देखा तब हतप्रस्त हो गई, हतप्रस्त का मतलब आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए उतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हो, आखिर आप विपत्ति के लिए, कठिन समय के लिए आप इतने सारे धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो। आजकल यही सब करते हैं, हर कोई ममता की तरह नहीं है। अब सब लोग यही करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचा के खुद धन इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज कहा और भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है या दुस्साहस किया है। बस इतना सा रेखांकित अंश है। बताओ, रेखांकित अंश में कुछ भी नहीं है, अपनी भाषा में बना बना के लिख दो, एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। आप गद्यांश में से उठाओ और 5-6 लाइन कट करके कम से कम 5 लाइन आप कट करो और उनको अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन एक और था, एक और क्वेश्चन है, देखो यहां कि अपने पिता, मतलब इच्छा के विरुद्ध क्या लगा ममता को, तो अपने पिता के द्वारा शेर शाह के उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परम इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। अब आपने अगर ये 3 क्वेश्चंस कर दिया, मतलब 3 प्रश्न गद्यांश का, तो आपका 6 नंबर 6 मार्क्स पक्का है, ठीक है। और आपको मैं गद्यांश के लिए 3 ऐसे चैप्टर बताता हूं जहां से 100% आएगा। 18 फरवरी को ये वाला तो आएगा ही, अथमा वाला भी मैं आपको बता दूं कहां से आएगा। पहले आप लोग तैयार कर लेना मित्रता वाला चैप्टर, मित्रता जिसमें ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बाद में मत कहना सर ट्रिक नहीं बताए। जिसमें ट्रिक है जैसे मित्र, ठीक है, एंड विश्वास पात्र मित्र, विश्वास पात्र मित्र, साथ में इसमें कुसंग एक ट्रिक है, संगति, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब अगर मित्रता से आएगा। दूसरा, अगर हम लोग ममता देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो आएगा ही, तो ये दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, ममता ही एक ट्रिक है, बहुत बार आता है, ब्राह्मण मिलेगा, ठीक है, और भगवान शब्द बहुत ज्यादा मिलेगा, चूड़ामणि मिलेगा। तो ऐसे आपका ये भी ट्रिक मिल जाएगा। एक चैप्टर और पढ़ लेना, अगर मैं आप लोगों से बताऊं एक चैप्टर और, यानी कि तीसरा वाला चैप्टर, स्त्रियां तू ना गई मेरे मन से, स्त्रियां तू ना गई मेरे मन से। और इसमें कुछ नहीं, बस यही ट्रिक है, हर एक गद्यांश में आपको यही शब्द मिल जाएगा, स्त्रियां, हर एक गद्यांश में स्त्रियां शब्द मिल जाएगा। ये 3 चैप्टर आज ही पढ़ लो, ये 3 चैप्टर आज ही पढ़ लो। फर्स्ट ये वाला, मतलब मित्रता, ममता, स्त्रियां तू ना गई मेरे मन से, 1000% मैं कह दूं कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिक भी आप देख लो इन तीनों चैप्टर का, ठीक है। और ऐसे आपको गद्यांश सॉल्व करना है, संदर्भ पता ही चल गया। तो अब आपका गद्यांश में मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों का 6 में 6 नंबर बिल्कुल से पक्का है ना, बिल्कुल पक्का है, 1000% ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पद्यांश की ओर चले। ये ट्रिक याद रखना, जो जो मैंने बताया है, मित्रता में भी बताया है, ममता में भी, और स्त्रियां तू ना गई मेरे मन से इस चैप्टर में भी, ठीक है। तो गद्यांश तो आपका 6 नंबर पक्का हो गया ना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पद्यांश की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश, क्योंकि गद्यांश तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया ना। अब पद्यांश में हमें 6 में 6 नंबर पक्का करना है, ठीक है। और ट्रिक वगैरह सब
सब कुछ बताएंगे, पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन मत लेना। हम लोगों को हिंदी में 95% लाना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो अगर हम लोग पद्यांश की बात करें तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण पद्यांश जो है वो आपको वही बताएंगे जो आएगा। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% भैया 18 फरवरी को छपेगा, ठीक है। मान लो आपका किसी दूसरे चैप्टर से 8वां वाला आ जाए तो वो भी ट्रिक बता देंगे, आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और ट्रिक से रेखांकित अंश की व्याख्या भी करोगे। और एक बात याद रखना कि पेपर में हमें एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, हर क्वेश्चन करना है। नहीं आता बना बना के लिखना है, नहीं आता कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा कैसे कीवर्ड मिलता है, वो चीज आप समझ लेना बस, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये वाला जो है पद्यांश बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000% इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी ट्रिक लास्ट में बताएंगे पद्यांश के हर चैप्टर का। देखो लिखा चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगो गिर लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगे पुण्य बोले चल सूरदास स्वामी करना बार बार बंद होती पाई। यहां सूरदास शब्द आ गया ना, सूरदास शब्द आ गया। बच्चा बता दो किस चैप्टर से लिया गया है, जल्दी से बताओ ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, सूरदास वाले जो पद वाला चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें भी है। पहला प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए, 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा। और सूरदास स्वामी कौन सा अलंकार है, सूरदास स्वामी में चरण शब्दों में तत्सम रूप लिखिए। भैया काफी आसान है, ठीक है। आपको पद्यांश काफी आसान है, अगर व्याख्या करने की बात की जाए कम से कम 2 बार पढ़ो, मैं कहता हूं आपके माइंड में व्याख्या आ जाएगा। चरण मतलब चरण, कमल मतलब कमल, बंदो मतलब बार बार बंदो, हरिराई मतलब चरण की बार बार वंदना करना, ठीक है। अभी मैं आपको व्याख्या समझाता हूं, तीनों क्वेश्चन समझाता हूं, ट्रिक बताता हूं, फिर आप कहोगे 18 फरवरी को हम गद्यांश पद्यांश छोड़कर नहीं आएंगे। चलो मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, अगर मैं आपसे बताऊं कि संदर्भ यानी कि पद्यांश का संदर्भ हम कैसे लेंगे, क्योंकि ये भी 2 ही नंबर का आता है, ठीक है, 2 ही नंबर का आता है। तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, वो पद पाठ से लिया गया है क्योंकि उसमें ऑलरेडी सूरदास शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो देखो यह पद जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद नामक शीर्षक से लिया गया, 2 नंबर। इसी में व्याख्या भी करना है, सभी को पता है आपको व्याख्या कैसे करना। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब भक्ति शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, मतलब सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो कि इनके चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। अगर आपको इनका आशीर्वाद मिल जाए, आप इनके चरणों की वंदना करते हो तो इनके चरणों का जो आशीर्वाद है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। इनकी कृपा से कोई भी लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को आसानी से लांघ सकता है। अगर एक लंगड़ा व्यक्ति है और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिल जाए तो वो पर्वत को भी लांघ सकता है, उनके चरणों की इतना बड़ा पावर है। और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और जो अंधा व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ किया करो, भगवान का नाम लिया करो, क्योंकि ये आप करोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी बना रहेगा। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो है दोबारा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, और जो है मतलब दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों से वो राजा बन जाता है और अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करनी चाहिए, आपको इनके चरणों की वंदना बार बार करनी चाहिए, बस आपको ये करना है। अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या था, देखो इसमें था सूरदास में कौन सा अलंकार है, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। देखो सूरदास स्वामी में हमारा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें सा 2 बार आया हुआ है, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, ठीक है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार 2 नंबर। बताओ इसमें कुछ हार्ड है नहीं ना। अगला चरण शब्द का जो होगा चरण होगा, ठीक है, चरण होगा, बस ये भी 2 नंबर आपका पक्का हो गया, मतलब आपका 6 नंबर पक्का हो गया, ठीक है, 6 नंबर पक्का हो गया। संदर्भ आप सेम ही सब में लिख सकते हो, केवल कवि का नाम बदलना है और पाठ का नाम बदलना है, बस, ठीक है। और उसमें भी अब देखो ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि पद्यांश में कौन कौन सा ट्रिक है। पद्यांश में अगर हम पहचानने की ट्रिक देखें भैया, पद्यांश में ट्रिक तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनके जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से पढ़ना है, उनका ट्रिक। पहला आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद वाला चैप्टर, जिसमें अगर हम ट्रिक की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट तो सभी को पता है इसमें क्या आता है शब्द, इसमें बार बार आपका आता है सूरदास। सूरदास इनका हर एक मतलब उसमें है, ठीक है, सूरदास हर एक मतलब इनके पद्यांश में है, ठीक है। मैया आता है, ठीक है, एंड उद्धव आता है,
ठीक है, बस इतना आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, बस इतना ही आप समझे रहना बस, ठीक है। और अगर हम तुलसीदास जी का देखें, मतलब धनुष भंग वन पथ पर, धनुष भंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहे हैं वन पथ पर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक ही ट्रिक याद रखना कि इनके हर एक पद में तुलसी शब्द आता है, तुलसी शब्द आता है, ठीक है। और भी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। और फिर अगला चैप्टर जो है, अगला है जो आप लोगों का बिहारी लाल जी का, ठीक है, मतलब भक्ति नीति। देखो आपके जितने भी मतलब पद्यांश है वो 4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन में है, लेकिन इसमें जो है जितने भी पद्यांश है वो 2 लाइन में है। ये बात ध्यान रखना, 2 लाइन में है और ये आपको कोई ना कोई ज्ञान ही देंगे। और इसमें बढ़त बढ़त शब्द आता है, जैसे एक इंपॉर्टेंट है बढ़त बढ़त संपत्ति चलिलू, ठीक है। और भी ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर 18 फरवरी के लिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब एक और याद रखना, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम। इसमें भैया स्वदेश बहुत शब्द आता है, स्वदेश, अतुलनीय, बस इतना याद रखना बस, ठीक है। तो ये जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को बताया 18 फरवरी के लिए, पद, धनुष भंग वन पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, इन 4 पार्ट के बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये वाला जो मैंने पद्यांश बताया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए मैंने आज भैया पढ़ा दिया वो गद्यांश पद्यांश जो आप लोगों का 18 फरवरी में बिल्कुल 1000% आएगा। आज की इस वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। जितने बच्चे हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं बच्चों, फॉलो कर लो। आप लोगों को बता देता हूं इंस्टाग्राम आईडी सभी स्टूडेंट फॉलो करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सभी को भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम देखो, अगर हम आपको बताएं तो इंस्टाग्राम है हमारा सरवन लेक्चरर ऑफिशियल, सरवन लेक्चरर, गैप नहीं है, फिर ऑफिशियल लिख लेना, ठीक है, ऑफिशियल, फिर यहां हाइफन है, फिर ऑफिशियल। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये भी हमारा सरवन लेक्चर ऑफिशियल ही टेलीग्राम, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाना, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आइडियल स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय, जो भैया आपका 10 में 10 नंबर भैया पक्का करा देगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय बताऊंगा, ठीक है। जो भैया कक्षा 10 हिंदी के लिए अगर हम लोग देखें तो ये कक्षा 10 हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, बिल्कुल 1000 नहीं 1,00,000% यही आएगा जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। ये 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, बिल्कुल आपका 1000% फिक्स है कि यही आएगा, ठीक है। तो 5 ऐसे निबंध हैं जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले, 18 फरवरी से पहले, साथ में आपको निबंध लिखना भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, भैया ये दोनों जो हमारा है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लेखक हैं। और इनमें से मतलब एकदम 1000% फिक्स होता है कि दोनों आता है, लिखना एक ही होता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हर साल आया हुआ है, एंड आपका जयशंकर प्रसाद जी का हर साल आता है, ठीक है। साथ में रचना भी तैयार कर लेना, रचना लिखना कैसे है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो 5 हमारे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो बिल्कुल 100% आएगा बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी में, ठीक है। फिर आपको तीसरा जो है वो सूरदास जी का, ये कवि है, मतलब अब हमारा 3 कवियों का है, और तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा, ये 5 आपको तैयार करना। ये 3 कवि हैं, 2 हमारे लेखक हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ये 3 कवि का तैयार कर लिए तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का आता है, और आपका 2 लेखक का तैयार कर लिए 5 5 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, बहुत ज्यादा वाइडल है। तो ये 5 आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको 2 तैयार करा देता हूं, एक लेखक और कवि का, जो बिल्कुल 100% 18 फरवरी को आएगा। तो हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत ज्यादा वायरल जो है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग देखेंगे जीवन परिचय। देखो बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने से पहले आप ऊपर छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या होता है, बस 6 पॉइंट याद रखना है। संक्षिप्त जीवन परिचय आप हेडिंग डाल के लिख देना, इसमें नाम, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, रचना, 5 से 6 चीजें आप लिख देना ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर भैया वही को देख के और आपको पूरा नंबर दे देता है, ठीक है। तो आप 5 से 6 पॉइंट लिख देना जरूरी होता है। फिर आप यहां हेडिंग डालना जीवन परिचय। तो हम लोग लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, बिल्कुल 18 फरवरी में छपने वाला
बिल्कुल 18 फरवरी में छपेगा। देखो लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंगनी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं अपने मतलब भाषा में बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू तथा आपका जो है नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म है वो वैश्य परिवार में हुआ था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार जो था वो तंबाकू का था। किसका था? तंबाकू। इनका परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो तंबाकू का था। और इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब इनका युवा अवस्था था, मतलब जब युवा अवस्था में आए तो इनके पिताजी का क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, बहुत वायरल है। और उनके 4 वर्ष बाद ही इनके माता का भी देहांत हो गया। मतलब उनके 4 वर्ष बाद ही उनके माता का भी देहांत हो गया। मतलब पिता का देहांत होने के बाद 4 वर्ष बाद माता का भी देहांत हो गया। देखो आपको ऐसे ही लिखना है, देख लो। और इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। मतलब इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया था, क्योंकि इनकी माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। तब इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ाया लिखाया। लेकिन फिर हुआ क्या? प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा का घर पर ही अध्ययन किया। और इसके बाद इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। सोचो, पूरे परिवार में लगता है किसी का नजर लग गया ना। अब इनके मतलब माता पिता, फिर इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बड़े भाई शंभू रत्न की मृत्यु के कारण तंबाकू का व्यापार था वो बिल्कुल से ठप हो गया। अब इनका जो व्यापार था तंबाकू का, इनके पिताजी करते थे। इनके पिताजी का जब देहांत हो गया, इनके मतलब बड़े भाई करते थे, बड़े भाई का भी देहांत हो गया, तो इनका जो व्यापार था तंबाकू का वो बिल्कुल से खत्म हो गया, ठप हो गया। ठीक है, इनका मतलब व्यापार जो है वो ठप हो गया और इनका परिवार जो है ऋणग्रस्त हो गया। मतलब इन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए ऋण मतलब कर्ज लिए थे, तो इसलिए इनका परिवार जो है ऋणग्रस्त हो गया। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो थोड़ा सा और है, ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। देखो जयशंकर प्रसाद जी सोचते थे कि हम कर्जदार होके नहीं जाएंगे, मतलब हम स्वर्गवास नहीं होंगे, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का मतलब जो इनके माता पिता का संपत्ति था या फिर जो भी कमाए थे वो सब बेच दिया। ठीक है, और अपना ऋण चुका दिया। प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। देखो प्रसाद जी को भी क्षय रोग का शिकार हो गया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तथा रंज के कारण इनका शरीर जो है बिल्कुल दुर्बल हो गया। और काशी में 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। कुल 48 वर्ष जिंदा थे। मतलब बहुत ज्यादा इनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, टेंशन के कारण और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण इनको भी मतलब काफी जल्दी इनका देहांत हो गया, केवल 48 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये छोटा सा जीवन परिचय है, इतना ही लिखना है। रचनाएं आपको ऐसे लिखना है, पहले रचनाएं हेडिंग डाल, इनका काव्य कौन कौन सा? आंसू कामाई झरना। ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा नंबर अच्छा मिलेगा, पूरा नंबर 2 में 2 मिल जाएगा। और साथ में आपको बता दें कि ऐसे लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा बहुत सारी रचना है। ठीक है, दूसरा इनका उपन्यास है इरावती तितली, बहुत वायरल है। तीसरा कहानी इनका आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है। ठीक है, और नाटक जो है वो है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये है इनके बहुत फेमस रचनाएं और इनका जीवन परिचय। अगर ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जामिनर भैया 5 में 5 नंबर देगा। 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो गया। ऐसे आपको लेखक का लिखना है, छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिख देना, फिर आप इनका बड़ा सा जीवन परिचय, फिर आप इनकी रचनाएं लिखना। ठीक है, तो ये हमारा बहुत वायरल जीवन परिचय है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, नोट कर लो जयशंकर प्रसाद जी का। फिर हम लोग अगला देखते हैं कवि यानी कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो अब हम लोग देखते हैं कवि जो है वो तुलसीदास का जीवन परिचय, बिल्कुल 18 फरवरी को छपने वाला। भैया ये जीवन परिचय भैया 1,00,000% फिक्स है कि 18 फरवरी को छपेगा, वो भी सेकंड नंबर पे। जाके देख लेना, 3 जीवन परिचय में सेकंड नंबर पे आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय मिलेगा। ठीक है, देखो ये बहुत वायरल जीवन परिचय है। पहले आप छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिख देना, फिर आप यहां से डायरेक्टली आप जीवन परिचय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है सन 1532 ईस्वी, अगर संवत पूछा जाए तो 1589। ठीक है, संवत अलग होता है, ईस्वी अलग होता है। को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। किसको मानते हैं? सोरो नामक स्थान को। कुछ विद्वान जो है वो इनका जन्म सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बहुत वायरल है। अब इनके पिताजी का जो मतलब नाम जो था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। मतलब जो पिताजी थे उनका नाम आत्माराम दुबे तथा इनका जो मतलब माता का नाम वो हुलसी था। ठीक है, इनका जन्म जो है
अभुक्त मूल नक्षत्र मतलब कुछ खराब समय, जैसे नक्षत्र होता है ना, कहते हैं ना कि आज मतलब इस नक्षत्र में ना पैदा होना चाहिए, ठीक है। तो नक्षत्र होने के कारण इनके पिता और माता जी ने इन्हें बाल्य अवस्था में ही त्याग दिया था। मतलब इनके माता और पिताजी ने इनको बाल्य अवस्था मतलब जब ये बचपन में थे, जब पैदा हुए थे तभी इनको त्याग दिए थे, ठीक है। और इनको बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, मतलब बचपन में ही बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। सोचो कोई बच्चा अगर पैदा हुआ हो और बिल्कुल छोटा सा हो और उनके माता पिता उनको त्याग दें तो बताओ वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना। तो ऐसे ही और लेकिन इसके बाद क्या, प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने मतलब इनका पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रदान किया, ठीक है। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए थे। एंड इनका जो है विवाह पंडित दीनबंधु पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनका जो विवाह है रत्नावली से हुआ था। इनका पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। याद रखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, ठीक है। एंड इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपनी पत्नी से, लेकिन इनकी पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी संसारिक मोह माया को विरक्त कर दिया। एक बार तुलसीदास जी को इनकी पत्नी ने डांट दिया था, क्यों? क्योंकि एक बार बिना बताए तुलसीदास जी को इनकी पत्नी ससुराल चली गई थी, अपने घर मायके, ठीक है, सॉरी मायके। तो वहां क्या हुआ कि ये मतलब रात में मतलब आंधी वगैरह चल रहा था, पानी वगैरह, तो उसी में तुलसीदास जी पहुंच गए। अब पहुंच गए तो भाई इनकी पत्नी को बहुत गुस्सा लगा, फिर इन्होंने डांट दिया। तो डांटने के कारण मतलब जो तुलसीदास जी हैं वो बिल्कुल से कहते हैं ना कि अंदर से टूट गए और वो सारे मोह माया को त्याग दिया। और वो क्या किए, मतलब ये संसारिक मोह माया को त्याग करके श्री राम भाव जागृत हो उठा। श्री राम के भाव जागृत हो उठा और उन्हीं में बिल्कुल लीन हो गए। और 1574 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुआ था, लगभग 1623 ईस्वी में। देखो कवियों का बिल्कुल निश्चित नहीं होता, हर एक चीज लगभग होता है, क्योंकि ना तो इनके पिता का नाम एकदम स्पष्ट होता है, ना माता का नाम, ना मृत्यु, ना जन्म। लेकिन ये आपका बहुत वायरल है भैया, ध्यान रखना। रचनाएं आपको भैया इसमें बहुत कम रचनाएं होती हैं। तो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, ये 3 ऐसी रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी का बहुत ज्यादा फेमस है, तुलसीदास जी का बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा, सभी स्टूडेंट जाओ डाउनलोड कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है वो सरवन लेक्चर ऑफिशियल है, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम भी हमारा वही है, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल। तो जाके फॉलो करो, ठीक है। और वहां भी मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल चीज लाता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ इंस्टा पे आपको मैं देता रहता हूं। तो सभी लोग फॉलो कर लो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं जीवन परिचय के बाद जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, जो बिल्कुल 100% आएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, जो 18 फरवरी को बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है। 100% आएगा। ये निबंध आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोर्ड पेपर का सबसे वायरल निबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2026 18 फरवरी हिंदी पेपर के लिए, ठीक है। आपको निबंध कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। और ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया तो 7 में 7 नंबर आपका पक्का है, कोई नहीं रोक सकता आपका ये 7 में 7 नंबर। बहुत ज्यादा वायरल निबंध है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। पहला, आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। एंड दूसरा जो है स्वच्छ भारत अभियान, भैया स्वच्छ भारत अभियान बहुत वायरल निबंध है। और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा वायरल है। चौथा, छात्र और अनुशासन, बहुत वायरल। और 5वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये 5 ऐसे निबंध हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा वायरल है। और सबसे पहले निबंध लिखने का ट्रिक समझ लो, ठीक है। मतलब अगर आपको और कोई निबंध आ जाए तो ट्रिक समझ लो। ट्रिक आपका क्या रहेगा, देखो ट्रिक आपका रहेगा कि पहला आपका जो है रूपरेखा हर एक निबंध में कॉमन होता है, सभी को पता है। रूपरेखा हर एक निबंध में कॉमन होता है, चाहे आपका जो भी निबंध आ जाए, चाहे आपका प्रदूषण आ जाए या स्वच्छ भारत अभियान या विज्ञान वरदान या अभिशाप। और दूसरा है प्रस्तावना, हर एक निबंध में भैया कॉमन है प्रस्तावना,
ठीक है, प्रस्तावना बहुत ज्यादा वायरल है। और तीसरा जो हमारा है वो है कोई भी आप निबंध लिख रहे हो उसका अर्थ, भाई अर्थ पता होना चाहिए कि आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, ठीक है। लास्ट में चौथा है उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन होता है। बस आपको 2 हेडिंग और बना के लिखना है, 6 हेडिंग बहुत है भैया एक परफेक्ट निबंध के लिए। तो ये 5 निबंध आप लोग तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है चलो मैं आपको बताता हूं। भैया सबसे वायरल निबंध प्रदूषण की समस्या का समाधान 18 फरवरी में बिल्कुल 1000% छपने वाला, बहुत बार आया हुआ, ऐसा कोई साल नहीं कि ये निबंध ना आया हो, मतलब हर साल आता है, हर साल आता है। क्या प्रदूषण की समस्या वाला निबंध, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है और इसमें जो भी आप हेडिंग डिस्कस कर रहे हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। पहला हेडिंग हम लोग प्रस्तावना देखेंगे, दूसरा प्रदूषण का अर्थ देखेंगे, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा समस्या का समाधान और पांचवा उपसंहार। देखो चारों हेडिंग आपको जो मैंने बताया था वो कॉमन है, रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ और उपसंहार, ठीक है। और ये हम लोग हेडिंग डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना, क्योंकि हम लोगों ने रूपरेखा देख लिया है। रूपरेखा आप लोग यही डालोगे, जो हेडिंग आप डिस्कस कर रहे हो वही लिखना है। मान लो ना याद हो तो आप लिखने के बाद जो जो हेडिंग डिस्कस की हो बाद में लिख देना, ठीक है। देखो तो अब हमारा है प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सभी को पता है भैया प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। और इसलिए इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन भैया बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत वायरल है भैया, ये प्रस्तावना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डाल के बहुत अच्छे से लिखना है। प्रस्तावना का मतलब कोई भी निबंध आप लिख रहे हो तो उसका एक छोटा सा भाग लिख दो बस, ठीक है। तो ये हमारा बहुत वायरल निबंध है। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब हमारा अगला हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। आखिर जो प्रदूषण होता है उसका अर्थ क्या होता है। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास भैया संभव है। अगर एक संतुलित वातावरण है, सब कुछ सही है, तभी जीवन संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। और बढ़ती हुई जनसंख्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जनसंख्या, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। बहुत वायरल है, ये आपको लिख लेना है। अगली हेडिंग अब हमारा प्रकार स्टार्ट होता है, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। पहला का वाला वायु प्रदूषण। देखो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। जैसे भाई वायु में बहुत सारे प्रकार के गैस होते हैं, ठीक है। आपका गाड़ी चल रहा है तो वो अलग गैस है, कोई चीज मान लो सिलेंडर फट गया तो वो एक अलग गैस है। सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक चीज का अलग अलग भैया होता है, ठीक है। तो आप लोग, तो ये हमारा हो गया वायु प्रदूषण, बहुत ज्यादा वायरल है। अगला आ जाओ भैया खा वाला, जल प्रदूषण। तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयंकर बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है, ठीक है। अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। जितना ज्यादा ये सब गाड़ियां चलती है उतना ज्यादा प्रदूषण होता है, वो भी ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब अगला आ जाओ भैया, अगला देखते हैं रासायनिक प्रदूषण, घा वाला रासायनिक प्रदूषण। तो द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव से रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब आता है समस्या का समाधान। भैया इसका हम समाधान कैसे करेंगे। भैया समाधान यही है कि आप जितना कम कर सकते हो, हर एक इंसान, एक लोगों के करने से कुछ नहीं होगा, हर इंसान को देखना पड़ेगा। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे अच्छा उपाय है। वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। दूसरी ओर वृक्ष के कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वातावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि जो है, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो तथा उसको समाप्त करने का प्रयास करो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल है भैया। प्रदूषण जो है उसको ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ तो भैया प्रदूषण कम होगा, वरना प्रदूषण कम होने वाला नहीं है और सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लास्ट में आता है उपसंहार।
तो प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति भैया जागरूक है। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों के बाहर ले जाने का आदेश दिए और यह संकल्प लें कि जीवन के शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। तो ये हमारा ऐसे आपको भैया निबंध बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पत्र कौन कौन सा आएगा क्लास 10 पेपर में, तो पत्र आप 3 पत्र लिख लो, एक जरूर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो। एक है मुक्ति, जो आप लोगों का शुल्क मुक्ति वाला पत्र, ठीक है, जरूर आएगा, शुल्क मुक्ति है, ठीक है, शुल्क मुक्ति पर पत्र जल्दी से तैयार कर लो। एक है गंदगी पर पत्र, गंदगी पर पत्र, बिजली पर भी पत्र तैयार करना। एक मित्र पर पत्र, मित्र का मतलब है कि बर्थडे पर बुला रहे हो या फिर आप मित्र को कहीं टहलाने ले जा रहे हो, कुछ भी आ जाए मित्र से रिलेटेड, तो आपको ये 3 पत्र तैयार कर लेना है, आपका पत्र बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, ये बहुत वायरल पत्र है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ज्यादा मेहनत किया, तो आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग भैया वीडियो को शेयर किया करो अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ, कोचिंग फ्रेंड, ऑफलाइन ऑनलाइन सब फ्रेंड्स के साथ। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।